नमस्कार प्यारे साथियों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है उसका चौथा चैप्टर, ठीक है, जो कि है वायु। और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग एक तो पढ़ेंगे कि जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ऑर्गन है, CO2 है, तो ये सब कितने कितने परसेंट हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, जैसे कि शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, तो ये सब देखेंगे कितने कितने किलोमीटर पर कौन कौन सी परत है वायुमंडल में वायु की, ठीक है, और उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि वायुदाब किसे कहते हैं, लवणता किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड में यानी इस तरीके से रखें तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको, और ईयरफोन ज़रूर लगा लें ताकि स्पष्ट सुनाई दे, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी 480 तक तो कम से कम रखें ही, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं जूम कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। क्यों घिरी हुई है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल समझ गए आप किसे कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यानी दो आपको उपयोग तो यहाँ से पता ही चल गए हैं कि जो वायुमंडल है, एक एक तो हमें उससे वायु मिल जाती है, दूसरा वो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा भी करता है। कौन? वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, इतनी ठंड हो सकती है। अतः यह वायु राशि हमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब देखिए, ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो वायु का घेरा है, वायुमंडल जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, तो होता ये है कि सूर्य की जो गर्मी आती है इतनी भयंकर, तो उसके असर को कम कर देती है। ये वायु की जो परतें होती हैं उनके असर को कम कर देती हैं, ताकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ सके। दूसरा, जब ये पृथ्वी से वापस रिफ्लेक्ट होती हैं उनके विकिरण गर्म, तो ये वायु की परतें पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाती, तो थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है। इसलिए पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो पाती है और ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो पाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन? CO2। इसलिए इसे यानी CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। किस वृद्धि के कारण? इस जो CO2 में टेम्परेचर, CO2 के द्वारा जो टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके द्वारा तो जो सबसे ठंडे प्रदेश है उसकी बर्फ़ पिघल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ का पानी जाएगा समुद्र में, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हानिकारक है, यानी इतना ज़्यादा हमें जो है CO2 का उत्सर्जन नहीं करना है। थोड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो CO2 की परत है वो क्या करती है कि जो ऊष्मा आती है सूरज की पृथ्वी पर, तो उसको पूरी तरीके से बाहर जाने से रोकती है। अगर अगर ये परत ना होती तो क्या होता कि सारी ही ऊष्मा बाहर चली जाती, तो रात के समय तो बहुत भयंकर ठंडी होती, कोई जीवित नहीं बच पाता। लेकिन इसका बहुत अधिक उत्सर्जन CO2 का वो हानिकारक है। उससे हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो जो ग्लेशियर वगैरह वगैरह हैं वो सब पिघल रहे हैं, और उससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है,
और भी बहुत से हानिकारक उसके प्रभाव हैं, आप जानते हैं। अब है वायुमंडल का संघटन, यानी वायु किन किन गैसों से मिलकर बनी है। देखिए, वायु ना तो कोई तत्व है ना तो कोई यौगिक है, तीन चीज़ें होती हैं, आप समझ लीजिए। फिर आगे ये साइंस में हम लोग पढ़ेंगे, जब साइंस की एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट करेंगे तब पढ़ेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीन प्रकार हैं। तो तत्व क्या है, जैसे मान लो O2 ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, ठीक है। C क्या है, एक तत्व है। लेकिन CO2 क्या है, ये यौगिक है, दो तत्वों से मिलकर बना होता है। तो तत्व यानी एलिमेंट एक सिंगल वो होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है उसका, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब तत्व हैं, एलिमेंट है। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बनता है, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये क्या है, जिनका कोई केमिकल कंपोजिशन होता है और व्यवस्थित होता है, तो वो यौगिक हो गए। मिश्रण क्या है, मिश्रण में सब कुछ मिला हुआ, आप समझ लीजिए ऐसे। अब जैसे वायु क्या है, वायु में तो बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। तो ये क्या है, इसका तो कोई रासायनिक सूत्र है नहीं वायु का। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। ये आप डिफरेंस समझिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायु क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, मिश्रण है वायु। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया, यहाँ पे नोट लिखा नहीं है लेकिन फिर भी। तो वायुमंडल का संगठन यानी वायु में क्या क्या है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है, लिखा हुआ भी है। तो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अभी हम लोग देखेंगे नीचे कि कितना % नाइट्रोजन है और कितनी % ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये वाला चित्र में वृत्तारेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, ये जो पूरा वृत्त है ये किसको दर्शाता है, 100% को दर्शाता है। 100% मान लो टोटल हो गया। तो इस टोटल 100% में नाइट्रोजन कितने % है, 80%। यानी वायुमंडल में जितनी, अगर 100% मान लिया जाए टोटल गैसों का, तो उसका 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। आप लिखिए नाइट्रोजन और उसके आगे लिखिए 78%, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन कितने % है, O2 यहाँ लिखी हुई है 21%। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 99% तो यही जोड़ के बन गया। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग है वायुमंडल में, 78% नाइट्रोजन, एक 21% ऑक्सीजन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 99% तो यही हो गया। अब जो बहुत थोड़ा सा बचता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत हल्का बारीक से यहाँ पे बने हुए हैं 2 कॉलम, ठीक है। एक दिया गया है ऑर्गन का और एक यहाँ पे ये भी दिया गया है, एक ये पतली लकीर दी गई है, वो है CO2 का, कि 0.03% वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट कर लेना, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पर है, क्योंकि CO2 के बारे में, ये उत्सर्जन के बारे में तो बहुत सारे आप न्यूज़ वगैरह इसकी सुनते हैं, लेकिन वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है, मात्र 0.03%। मात्र इतनी मात्रा है इसकी वायुमंडल में। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तब तो फिर जीवन ही असंभव हो जाए। उसके बाद आप लिखिए ऑर्गन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आप लिखिए कुछ भी लिख लीजिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिख दीजिए 0.03%। उसके बाद ऑर्गन लिखिए 0.93%, यानी 1% से भी कम ऑर्गन है। और अन्य सभी बाकी सारी गैसें 0.04% में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। CO2 की तो होती ही है, नाइट्रोजन की भी होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा यानी मिट्टी, मृदा व कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका
प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो इस माध्यम से पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से यानी भारी मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद है ऑक्सीजन है। कितने परसेंट अभी हमने देखा? 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन ग्रहण प्राप्त करते हैं। हरे पादप यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यानी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो फिर से कैसे आ जाती है? क्योंकि पौधे उसका उत्सर्जन करते रहते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उनको उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए जो है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? वृक्ष ही तो उत्पन्न करते हैं ऑक्सीजन, तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं भैया खूब सारे पेड़ लगाओ। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे अपने भोजन के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यानी मनुष्य तो CO2 छोड़ता ही है, पशु भी छोड़ते हैं, मतलब श्वास से निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यानी जितनी मनुष्य और पशु मिलकर छोड़ देते हैं उतना वो ग्रहण कर लेते हैं पौधे, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। यानी कि जब खनिज तेल, पेट्रोल जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, ईंधन जलाएंगे इतना सारा, तो क्या CO2 और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलेगी ना वायुमंडल में। तो वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। समझ गए भैया आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। बिल्कुल आप जानते हैं कि गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, वायु के साथ भी यही है। जब गर्म होती है तो वायु फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो गर्म वायु हमेशा ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु जो है नीचे रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो ये है वायु चक्र का कॉन्सेप्ट। हम लोग ज्योग्राफी में आगे की जो क्लासेज हैं उसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो है बादल आते हैं और वर्षा कैसे होती है, और कैसे भारत में जब गर्मी पड़ती है तो उसके बाद मानसून क्यों आ जाता है। ठीक है, भूमि तपती है तो जो गर्म वायु है भारत की वो ऊपर उठती है और उसको भरने के लिए समुद्र की तरफ से वायु आती है। भाई जो वायु खाली हो जाएगी उसको भरने के लिए दूसरी कोई ना कोई वायु उसका स्थान लेगी कि नहीं लेगी? तो बिल्कुल लेगी। जो नीचे रहती है वायु, जैसे ठंडी वायु, तो वो आती तो अपने साथ में पानी भी ले आती। ये सब चीज़ें हम लोग आगे की 11th क्लास की जब NCERT पढ़ेंगे तब समझेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। वायुमंडल की संरचना। अब यहाँ पर परतों के बारे में पढ़ेंगे और इनको सबको आप नोट कर लीजिएगा। क्रम पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि सही क्रम में व्यवस्थित करिए, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या कभी ऊपर से नीचे की ओर पूछ लेंगे, या कितनी परतें हैं उनके नाम लिखिए अगर आप वैसा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। इसको आप नोट कर लो। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है ये हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब ऐसे समझो आप, क्षोभमंडल और समतापमंडल, ठीक है। उसके बाद तीसरी है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल के नीचे 2 परतें हैं और मध्यमंडल के ऊपर 2 परतें हैं, इतना आप याद रखो, ठीक है। तो नीचे कौन कौन सी हैं? क्षोभमंडल, समतापमंडल, और उसके बाद मध्यमंडल है। मध्यमंडल के ऊपर जो है वायुमंडल है, या वायुमंडल भी कह सकते हो। और उसके बाद से ऊपर जो है, जो बाहर जो कुछ भी ऊपर है उसको बहिर्मंडल कह दिया गया, ठीक है। अभी हम लोग नीचे देखेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से। चलिए चित्र पहले हम आपको दिखा देते हैं ताकि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ऐसे समझिए, बहुत ध्यान से देखिए आप। ये चित्र बना है और मैं चाहूँगा कि आप इस कॉलम को बना लें। इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप
जो है जैसा कि ड्रॉ कर सकते हो आप लाइन। तो ये यहाँ मान लो ये हमारी पृथ्वी का आधार है। तो पृथ्वी से ये किलोमीटर में ऊपर ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर 10 20 30 जो आप देख रहे हो ये सब किलोमीटर में है। तो पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो सीमा है वो क्या है, क्षोभ मंडल की सीमा है। तो उसी में हमारा एवरेस्ट भी आ जाता है, उसी में हम सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो रहते क्या मतलब पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई तक जो है वो क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल से यानी 10 किलोमीटर ऊपर से लेकर 45 किलोमीटर तक कि जो का जो स्थान है वो किसका है, समताप मंडल का है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। तो ओजोन पर लेयर किस में पाई जाती है, समताप मंडल में ही पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कभी कभी इंग्लिश में होता है, कभी कभी हिंदी में पूछ लेते हैं। तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। उसी में ओजोन परत पाई जाती है। तो वायुयान इसी में उड़ते हैं, किसमें, समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये जो समताप मंडल की सीमा है ये 10 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर ऊंचाई तक के बीच में होती है। अब है समताप मंडल से लेकर जो मध्य मंडल है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 45 किलोमीटर से लेकर आप कह सकते हो 85 किलोमीटर के करीब तक जो है मध्य मंडल रहता है। और इसके ऊपर 85 से लगभग आप कह सकते हो 105 110 ऐसे किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है या वायुमंडल है। और उसके ऊपर जो कुछ भी है वो अंतरिक्ष है, उसको बहिर्मंडल आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्षोभ मंडल यानी सबसे निचली परत, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। चित्र में 10 किलोमीटर दिया गया है। अब ऐसा कोई पैमाना तो है नहीं कि 10 किलोमीटर तक ही रह सकता है, तो औसत ऊंचाई यहाँ पे लिखी गई और एवरेज जो कि 13 किलोमीटर तक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, इसी परत के अंदर होती है। तो ये सब आप नोट कर लेना। पूछा जा सकता है कि ओलावृष्टि किस परत के अंदर होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। समझ ही जाइए आप जो है कि ये सब जो है क्योंकि इसकी ऊंचाई ही 13 किलोमीटर तक है, तो यहीं तक होते हैं ये सब बादल वगैरह। आगे है उसके ऊपर है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये सब नोट कर लीजिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब यहाँ पर ना तो कोई बादल होते हैं, ना कोई मौसम संबंधी कोई घटना समताप मंडल में नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। आंधी तूफान तो कुछ होता नहीं ऊपर, तो हवाई जहाज आराम से उड़ाया जा सकता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो ओजोन परत किस में होती है, समताप मंडल में होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत, ओजोन परत, जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, O3 ओजोन का। अब है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल क्या है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, ठीक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब इसको समझिए। देखिए हमारी पृथ्वी है और 6 क्लास की NCERT ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सूर्य एक तारा है उसके 8 ग्रह हैं और ग्रहों के बीच में कुछ उल्का पिंड भी होते हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ कई मीटर तक होते हैं। तो वो उल्का पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आते ही पृथ्वी की तरफ भाग खड़े होते हैं गिरने के लिए। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है, लेकिन जब तक कोई वायुमंडल नहीं है तब तक तो वो चलते रहते हैं पृथ्वी की तरफ। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं इन परतों के अंदर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य मंडल में जब प्रवेश करते हैं, कोई उल्का पिंड आता है, मान लो गिरता हुआ आ रहा है कोई भारी भरकम उल्का पिंड, बहुत बड़ा पिंड आ रहा है, तब तो उसको नष्ट होने में समय लगेगा। लेकिन जो छोटे पिंड हैं वो जैसे ही आते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। जहाँ तक वायुमंडल नहीं है तब तो घर्षण हो ही नहीं सकता उनका किसी के साथ में, कोई कण ही मौजूद नहीं है, कोई है ही नहीं वहाँ पर। तो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो उल्का पिंड आता है तो क्या होता है, उसका घर्षण उसमें लगता है। तो घर्षण किससे क्या होता है, वो जल जाते हैं और जल कर नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और इससे पहले ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे उल्का पिंड हैं जिनकी जो बहुत विशाल उल्का पिंड है,
जो टकराए, जैसे डायनासोर्स वगैरह क्यों नष्ट हो गए कुछ करोड़ 1.5 करोड़ वर्ष पहले, क्यों? क्योंकि बहुत विशाल उल्कापिंड थे जो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाया, तो पृथ्वी पर उनकी बरसात हो गई और इस वजह से उथल पथल से नष्ट हो गए ये सब। तो जो उल्कापिंड हैं वो किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्य मंडल में ही, यानी काफ़ी ऊपर ही चल जाते हैं। अब है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। किसमें? वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसका मतलब है कि बाह्य वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर बढ़ने पर भी तापमान बढ़ेगा। किसमें? बाह्य वायुमंडल में। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यानी जो आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, वो बाह्य वायुमंडल में ही है। ठीक है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। किसमें? बाह्य वायुमंडल में। तो यहाँ पे जो बाह्य वायुमंडल है इसी में 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो क्या है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर उसको कह सकते हो आप, तो उसको कहते हैं आयन मंडल। ठीक है, तो जैसे रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, तो रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है? बाह्य वायुमंडल का। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी वहाँ पर अगर कोई उपग्रह है, सैटेलाइट घूम रहा है उसके चारों ओर, तो यहाँ से कमांड दी जा रही है और उससे वो पृथ्वी पर जा रहा है। ठीक है, अब है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं, तो उसको कहते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मौसम एवं जलवायु। तो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक है मौसम और दूसरा है जलवायु। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मौसम और जलवायु इन दो शब्दों के बहुत ही अलग अलग मतलब हैं। ये हम लोग जब 11th 12th क्लास की जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तब बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे दोनों में अंतर क्या है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि जो मौसम है ये तो बहुत कुछ समय में जो चीज़ें परिवर्तन होता है, जैसे मौसम में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। लेकिन जलवायु जो है वो बहुत लंबे अंतराल, जैसे 50 साल में कोई परिवर्तन हुआ देखा गया तो उसको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु में परिवर्तन में बहुत लंबा समय लगता है, मौसम में बहुत जल्दी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है कि मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग, सॉरी 20 करोड़ नहीं, 2 अरब भाग कर लो तो उसका एक भाग ही प्राप्त करती है। कौन? यानी जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य की जितनी ऊर्जा है सूर्य में, उसका कितना भाग प्राप्त करती है? 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है पृथ्वी सूरज की ऊर्जा का, यानी बहुत थोड़ा सा भाग प्राप्त करती है। इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अब एक एक करके जानते हैं कि तापमान क्या होता है और बाकी वायुदाब क्या होता है, ये सब जानते हैं। तो तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं।
तो इसको आप नोट कर सकते हो। बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी है। इससे अच्छी डेफिनेशन, एनसीईआरटी से अच्छी परिभाषाएं किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, और यही एनसीईआरटी की खासियत है कि स्पष्ट तरीके से वहाँ पे दिया गया होता। तो आप इसको नोट कर सकते हो। तापमान की डेफिनेशन क्या होती है कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। अब वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र में दिए गए हैं मौसम की जानकारी के लिए यंत्र। तो जैसे तापमापी है, इससे भी तापमान मापा जाता है। वायु तापमापी से वायु दाब मापा जाता है। और वर्षा मापी जो है, उसे वर्षा की मात्रा मापी जाती है। और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे कुछ बिल्डिंग्स पर लगे होते हैं, कुछ सरकारी बिल्डिंग्स पर या कहीं भी, तो वो दिखाते हैं कि हवा किस तरफ जा रही है, किधर से किधर जा रही है। ओके, तो आतपन क्या होता है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। नोट कर लीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। यानी सूर्य से बहुत सारी ऊर्जा आती है, आती तो बहुत सारी है, लेकिन जितनी ऊर्जा रोक लेती है पृथ्वी, उसको क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आतपन, इसे सूर्यातप भी कहा जाता है, यानी सूर्य का तप, सूर्य का तापमान। तो आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच में होती है, तो भूमध्य रेखा की तरफ सबसे ज़्यादा होती है आतपन की मात्रा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, हम लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देखा था कि मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही आसमान में ऊपर सूर्य गति करता है साल भर। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, और भूमध्य रेखा तो बीचों बीच में है इसके। तो ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, वहाँ पर कम उष्मा उसको प्राप्त होती है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि सूर्यातप यानी आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए। तापमान को मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसको नोट कर सकते हो आप कि डिग्री सेल्सियस तापमान का जो मात्रक है डिग्री सेल्सियस, उसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो उन्हीं के नाम पे इसकी नाम रख दिया गया डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। ओके, तो अब हम जानेंगे वायुदाब के बारे में। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, चारों तरफ से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। देखिए, ऐसे समझिए जैसे पृथ्वी है, तो जो वायु की गैसें हैं कहीं ना कहीं वो पृथ्वी के ऊपर तो बल तो लगा ही रही हैं चारों तरफ से, तो उसी को क्या कहते हैं? वायु का जो बल लगता है उसको वो दाब के रूप में काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ऊपर की ओर जाने पर दाब कम होता है कि बढ़ता है?
तो ऊपर की ओर जाने पर दाब तेज़ी से कम होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा किधर लगता है? पृथ्वी की सतह पर लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, समुद्र के लेवल पर, सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, टेम्परेचर के द्वारा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम लगेगा, टेम्परेचर कम है तो वायुदाब ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर दाब कम लगेगा। और इसीलिए क्या होता है कि आंधी के समय में जो टीन वगैरह सेट होते हैं या छप्पर वगैरह होते हैं या ये चीज़ें उड़ जाती हैं, क्योंकि वायुदाब कम हो जाता है, और तो नीचे से जो वायुदाब लग रहा होता है वो उसको उठा देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी ये नोट कर सकते हो आप कि निम्न दाब जो है बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ तापमान कम है तो आप जानते हैं कि अगर अधिक तापमान होगा तो वायु गर्म होकर उड़ जाएगी ऊपर, और जहाँ कम तापमान होगा तो वहाँ की वायु ठंडी होगी। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब यहाँ पे है कुछ, हाँ, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो वो तो गमन करेगी ही। आपने देखा हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बैलून का। मान लो कोई बैलून है, मान लीजिए ये बैलून है। अब इसके अंदर जो वायु भरी है तो वो चारों तरफ दीवारों पर दाब लगा रही है कि नहीं लगा रही है? यानी बैलून के अंदर बहुत उच्च दाब है, इसकी दीवारों पर, इसके जो परत है बैलून की, तो भीतर से बहुत तेज़ी से दाब लग रहा है, वायु बाहर निकलना चाह रही है। ठीक है, तो इसमें वायुदाब ज़्यादा है और बाहर का वायुदाब कम है, तो किसकी तरफ गति करता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, यानी निम्न दाब की ओर गति करता है। तो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। तो जब वायु ही नहीं है तो वायुदाब भी नहीं है, वहाँ वायुमंडल ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहन कर जाते हैं, स्पेस सूट पहन कर जाते हैं, आपने देखा होगा। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएँ फट सकती हैं। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये बहुत साइंस का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो नसें हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये भी कहीं ना कहीं बल लगाता है। तो ये जो बल लगाता है, हमारा शरीर अभ्यस्त हो जाता है ना पृथ्वी पर रहते रहते, करोड़ों वर्षों से, जब से भी मनुष्य है, लाखों करोड़ों वर्षों से, तो अभ्यस्त हो गए हैं। अब अगर वायु जो है वो बाहर से दाब लगाती है और शरीर हमारे अंदर से कंट्रोल किए हुए उसको, तो अगर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वायु है ही नहीं, वायुमंडल, तो क्या होगा? जो अंदर की सारी नसों की वायु है, जो हमारे शरीर के अंदर भरी हुई वायु है, वो सब बाहर निकलने का प्रयास करेगी। तो शरीर चिटक जाएगा, हड्डियाँ टूट जाएंगी एकदम से, अगर ऐसी जगह पर हम पहुँच जाएँ तो। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए कहते हैं जो समुद्र के सतह के नीचे, कई किलोमीटर नीचे, भाई प्रशांत महासागर 10 किलोमीटर गहरा है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो बहुत नीचे, इतने नीचे पर तो खैर बहुत कम ही जीव जंतु होंगे, लेकिन जो बहुत नीचे नीचे गहराई में जीव जंतु रहते हैं, मान लो कोई मछली रहती है, वो ऊपर नहीं आ सकती कभी भी, वो हमेशा नीचे ही रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा कई टन बाहर का जो बल लगता है जल के द्वारा, तो उसका शरीर उस प्रकार से अभ्यस्त हो गया। अगर वो बाहर आएगी तो क्या होगी? पटाखे की तरह फूट के दग जाएगी बिल्कुल। समझ गए ना? ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। हम लोग आगे सब साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो अगर यात्री वो स्पेस सूट ना पहन के जाएँ तो क्या हो सकता है? रक्त सिराएँ फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, यानी खून निकल सकता है। तो अब देखते हैं पवन के बारे में। पवन किसे कहते हैं? इसको नोट कर लेना, बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, पवन यानी वायु को। ठीक है,
जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो 3 प्रकार अभी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं? तो पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पछुआ पवन का मतलब जो पश्चिम से आ रही है पछुआ पवन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहली स्थानीय पवनें, दूसरी मौसमी पवनें और तीसरी होती हैं, पहली होती हैं स्थायी पवनें। बहुत ध्यान से देखिए, इनको नोट कर लीजिए। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है उनको। ये नोट कर लीजिए कि पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 स्थायी पवनें, नंबर 2 मौसमी पवनें, नंबर 3 स्थानीय पवनें। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। तो जो स्थायी पवनें हैं इनको नोट करिए। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ठीक है, अभी हम लोग चित्र भी देखेंगे, ये बगल पास में ही है चित्र। तो ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इसीलिए इनका नाम है स्थायी पवनें, क्योंकि वर्ष भर व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, तो ये पवनें क्या हैं? स्थायी पवनें हैं। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती हैं? मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, तो अलग अलग ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे मानसूनी पवनें हो गई। तीसरी हो गई स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि लू चलती है, तो लू सुबह से तो चलती नहीं है, दिन के कुछ समय में, गर्मियों के समय में दोपहर में चलती है उत्तर भारत में। ठीक है, तो बाहर लोग नहीं निकलते उस समय, तो कहते हैं ना लू लग जाएगी बाहर मरने के लिए, तो पवन का नाम है। अब यहाँ पे दिया गया है प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस चित्र आप देख लो, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हम लोग दोबारा भी डिस्कस करेंगे जब आगे की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब वहाँ पर भी बस आप ऐसे देख लो कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब है जिसे डोल्ड्रम कहते हैं, ये तो पूरी पृथ्वी है। अब पूरी पृथ्वी एकदम गोल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चित्र के द्वारा बस बताया गया आपको। तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, फिर उसके बाद यहाँ से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है, फिर यहाँ पर से तो दिखाया गया है कि जो भूमध्य रेखा से की ओर ये जो आ रही हैं पवनें, इनको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा स्थायी पवनों के बारे में। तो ये उत्तर पूर्वी पवनें हैं और ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। ये दक्षिण पूर्वी क्यों कह दी गई? क्योंकि ये दक्षिण पूर्व से आ रही हैं। अगर दिशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप बनाएंगे तो जो उत्तर पूर्व से आ रही हैं उनको, जो भूमध्य रेखा की तरफ उत्तर पूर्व से आ रही हैं उनको क्या कहेंगे आप? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और जो दक्षिण पूर्व से आ रही हैं उनको दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये चूँकि उत्तरी गोलार्ध है इसलिए यहाँ पर उत्तरी, और यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध है तो इसलिए यहाँ से दक्षिणी कह सकते हो आप। तो उसके बाद यहाँ पर है उपोष्ण उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश जो है, तो यहाँ से सनातन पछुआ पवनें जा रही हैं, तो यानी पश्चिम से जा रही हैं पूर्व की ओर। फिर उसके बाद है अधो ध्रुवीय निम्न दाब, फिर है ध्रुवीय पूर्वी पवन, और यहाँ पर उच्च दाब ये दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे। अब है चक्रवात। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। कहाँ पर? ओडिशा में। किसका खतरा बना रहता है? बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। कब आया? 1999 में। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। यानी कितना कोहराम मचा होगा आप कल्पना करिए। 260 किलोमीटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, 150 किलोमीटर अगर आने लगी तो लोग कहते हैं तूफान आ गया, मतलब
तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिनके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो चक्रवात द्वारा कितना विनाश होता है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी, ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये भी घटना दी गई है, ठीक है। और ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब है आर्द्रता। देखिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वाष्पित यानी जो वाष्पीकरण उसका होता है, किससे? पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से, तो यह जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प यानी जल की भाप। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। तो आर्द्र दिन कब होता है? जब बरसात होती है, उस समय बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्र दिन होता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, जैसे कि बरसात के समय में, एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। समझ गए भैया? आगे बढ़ते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण यानी वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जहाज़ जा रहे हैं तो उनके पीछे सफ़ेद लकीर बन जाती है। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। तो वर्षा क्या होती है? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल यानी भूमि पर जो जल है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो किससे प्राप्त होता है? ज़्यादातर वर्षा जल से ही। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार हैं वर्षा के? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा, 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे लिखी हुई है इनका वो भी दिया गया है, चक्रवाती वर्षा का प्रारूप कैसा होता है। तो ये चक्रवाती वर्षा का है चित्र। उसके बाद है आर्द्र वायु का है, दिया गया है पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। तो आगे बढ़ते हैं। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो बहुत अधिक भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप जैसे हिम है, सहिम वृष्टि तथा ओला भी है। तो कभी कभी ये भी होता है, ओले भी बरसते हैं, कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से, जो कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपको, और इसको आप कर सकते हो। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। और चलिए ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इनको कर लेते हैं। ये सब तो आप कर ही लोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? जो है वो क्षोभमंडल है, सबसे महत्वपूर्ण परत। देख लेना आप एक बार, क्योंकि क्षोभमंडल में ही हमें ऑक्सीजन ये सब प्राप्त होती है, जो कैसे हैं इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है। फिर है यहाँ पे आगे दिया गया, वायुमंडल की निम्न परतों में से
कौन सी बादल विहीन है, जिसमें बादल नहीं पाए जाते हैं, जो कि है समताप मंडल। और उसके बाद है यहाँ पर दिया गया है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है, घटता जाता है। जब वृष्टि तरल के रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वर्षा कहते हैं। तरल के रूप में या वर्षण के रूप में आप कह सकते हो। तो इनको भी कर सकते हो आप, जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइए। क्या इसके जो कॉन्सेप्ट थे आपको समझ में आए कि नहीं आए, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी सारे जो चैप्टर छूटे हुए हैं आपने नहीं देखे, उनको आप देख सकते हो, नीचे लिंक दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।